नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आज हम माइनर टेस्ट 3 देखेंगे। ये सेकंड पेपर जो है आपका जीके जीएस उसका पेपर है ये, ठीक है। इसमें आपको 200 नंबर का पेपर होता है, 100 आपके प्रश्न होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और 2 घंटे का आपको समय मिलता है, ठीक है। वापस रिपीट करती हूँ, ये जीके जीएस का है माइनर टेस्ट 3, ठीक है। हिंदी वाला आप लोग बोलेंगे तो मैं रीट वाले पेपर के बाद हिंदी के भी करा दूंगी सारे, ठीक है। बता देना आप लोग कमेंट में कि हिंदी वाला पेपर चाहिए क्या। चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों पर हमें विचार करना है। पहला, ये वन राज्य में केवल सिवाना पर्वतीय क्षेत्र पर ही पाए जाते हैं। ये वन राज्य के लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाए जाते हैं। तीसरा, ये वन 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सत्य कथन बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बी और सी जो है वो अपने क्या है, सही हो जाएगा। पहला वाला कथन क्या है, गलत हो जाएगा, है ना। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे, सिर्फ ये सिवाना गलत हो जाएगा। कहाँ पे मिलते हैं ये, आबू जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, वहां पर जो है ये मिलते हैं, सिर्फ वहीं पे मिलते हैं। ये वन जो होते हैं ये सदाबहार वन है तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊंचा जो अपने क्या है, माउंट आबू ही है, तो वहीं पे मिलते हैं। और इसमें साल भर हरियाली बनी रहती है ना, कहते हैं ना सदाबहार, यानी कि सदाबहार यानी हमेशा हरे भरे रहते हैं। और ये राजस्थान के सबसे कम क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं ना, सबसे कम क्षेत्रफल पर है, जो कि राजस्थान के आधे प्रतिशत से भी कम है। कितने प्रतिशत पर पाए जाते हैं, 0.39% पे, मतलब आधा प्रतिशत से भी कम जो है उस पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से वन आ जाते हैं, तो आम के पेड़ आ जाते हैं, बांस, नीम, सागवान आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये लगभग 52 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं और 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। और अगर वार्षिक वर्षा की बात करते हैं लगभग, तो 150 सेंटीमीटर जो है यहाँ औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो ये सारे फैक्ट जो है अपन ने सदाबहार वनों के बारे में देख लिए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आबू पर्वतीय क्षेत्र पे पाए जाते हैं, 0.39% पे पाए जाते हैं, लगभग 52 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। और ये इतनी ऊंचाई तक है और यहाँ 150 सेंटीमीटर जो है अपने वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड, निम्न में से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन प्रकार है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन प्रकार कौन सा है। पहला, शुष्क सागवान वन, दूसरा पलाश वन, तीसरा खैर वन और चौथा सालर वन। तो करेक्ट बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये सारे ही क्या है, वन आ जाते हैं ना। उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागवान शुष्क जो पतझड़ी वन है उसमें शुष्क सागवान भी आ जाएगा, पलाश वन भी आ जाएगा, खैर वन और सालर वन भी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र का प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन जो है आपने डिलीट कर दिया है, ठीक है। कलाम के ऑफिशियल आंसर की में इसको डिलीट कर दिया है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4, राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्न पर विचार कीजिए, ठीक है। जो हमारे वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट है उसके बारे में है। पहला, सीकर जिले में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, सीकर जिले में। बी, राज्य में दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला प्रतापगढ़ है, ठीक है, दूसरा पूछा है। और तीसरा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में न्यूनतम झाड़ी वन क्षेत्र दर्ज किया गया है। कहाँ पे, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में न्यूनतम झाड़ी वन क्षेत्र। तो इसमें से सही कथन बताना है हमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए, बी और सी तीनों ही क्या अपने करेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा मैं इसके बारे में बता देती हूँ, जो ये राजस्थान वन विभाग की जो रिपोर्ट है इसके बारे में हम फटाफट से देख लेते हैं एक बार, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, है ना। अधिकतम वनावरण अगर प्रतिशत में पूछता है, ठीक है, सब सर्वाधिक वनावरण अगर प्रतिशत में पूछ रहा है तो उदयपुर बताना है। और दूसरे नंबर वाला भी आपको याद करना पड़ेगा, है ना, प्रतापगढ़, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा वनावरण उदयपुर में है प्रतिशत में और दूसरे पे है अपने प्रतापगढ़, ठीक है।
उदयपुर का प्रतिशत भी देख सकते हैं हम, 23% लगभग है। ठीक है, उदयपुर का कितना है, 23%। ठीक है, इसके बाद दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें सबसे ज्यादा वनावरण, तो वो भी अपने उदयपुर ही आएगा पहले नंबर पे। तो लेकिन क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा अपने अलवर। क्या आएगा, अलवर। ठीक है, तो यहाँ पे तो उदयपुर और प्रतापगढ़ थे परसेंटेज में, और यहाँ पे क्षेत्रफल में उदयपुर और अलवर है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि न्यूनतम वनावरण, है ना, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत में। ठीक है, ये सर्वाधिक देखा था। एक मिनट, मैं इसको हटा लेती हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूनतम, है ना, प्रतिशत में। अगर हम न्यूनतम देखें तो चूरू में है, सबसे कम चूरू में है, फिर जोधपुर में है। लेकिन अगर न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल में देखें, ठीक है, क्षेत्रफल, तो उसमें कौन सा आता है, चूरू और हनुमानगढ़। मतलब चूरू दोनों में पहले नंबर पे है और उदयपुर दोनों में पहले नंबर पे था। ठीक है, पर प्रतिशत में चूरू और जोधपुर हो जाएगा, और क्षेत्रफल में अगर देखें तो चूरू और हनुमानगढ़ हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है वनावरण में सर्वाधिक कमी। ठीक है, वनावरण में सबसे ज्यादा जो कमी हुई है वो कहाँ पे हुई है अपने, तो सबसे ज्यादा जो है वो 12 में हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है, 12 में हुई है सबसे ज्यादा कमी। और अगर सर्वाधिक वृद्धि देखे वनावरण में तो वो अपने सीकर में हुई है। कहाँ पे हुई है, सीकर में। सर्वाधिक झाड़ियों का क्षेत्रफल देखें, झाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल तो वो पाली आ जाएगा, और न्यूनतम झाड़ियों का क्षेत्रफल तो वो आ जाएगा हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये बता दिए हैं, है ना। तो इजी ही है, अगर नहीं याद होते हैं तो वीडियो को पॉज करो, फिर वापस एक बार से याद कर लेना। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण में कमी जो हुई है वो 12 में हुई है, और सर्वाधिक वृद्धि जो है वो अपने सीकर में हुई है। सर्वाधिक झाड़ियां पूछे तो पाली बताना है, न्यूनतम झाड़ियों का क्षेत्रफल पूछे तो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5, ISFR 2021 की तुलना में 2023 में राजस्थान के वनावरण क्षेत्रफल में डैश दर्ज की गई है। ठीक है, 21 वाली की तुलना में 23 वाली में क्या हुआ है, कमी हुई है, वृद्धि हुई है, क्या हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आंशिक जो है हमारे कमी हुई है वनावरण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ISFR 2023 के आधार पर राजस्थान में कुल कार्बन स्टॉक है। कुल कार्बन स्टॉक जो है हमारे कितना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 110.1 मिलियन टन जो है हमारा कार्बन स्टॉक है, जो कि हमारे देश के, भारत के कुल कार्बन स्टॉक का कितना है, 1.51% है। ठीक है, यानी कि 1.5% जो है भारत के कुल कार्बन स्टॉक का है। ठीक है, कितना, 1.5%। और ऐसे अगर राजस्थान का देखें तो 110 मिलियन टन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, ओरण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही है। चलिए देख लेते हैं ओरण क्या है। पश्चिमी राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की पवित्र उपवन परंपरा है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की पवित्र उपवन परंपरा है। राज्य में सामुदायिक रूप से संरक्षित पवित्र उपवन क्षेत्र है। राज्य में ग्रामीण समुदायों द्वारा पारंपरिक रूप से प्रबंधित और संरक्षित वन क्षेत्र है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपन देखें, जो पश्चिमी राजस्थान वाले जो है उनको तो खैर पता ही है ओरण क्या है ना। ओरण क्या होता है कि राजस्थान में जो पवित्र वन क्षेत्र है एक, ठीक है, इसमें क्या होता है कि सामुदायिक रूप से बहुत सारे लोग मतलब उसको उस क्षेत्र को प्रोटेक्ट करते हैं और स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित कर देते हैं, है ना। फिर आता है कि अगर पूछे कि सबसे ज्यादा बड़ा जो है ओरण कौन सा है, तो वो करणी माता के आसपास का क्षेत्र है, यानी कि देशनोक बीकानेर में है, जो है वो सबसे बड़ा ओरण क्षेत्र हो जाएगा। तो ये अपने कथन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन 8। ठीक है, इंग्लिश में भी दे रखा है, अगर आपको किसी को हिंदी में कोई दिक्कत वगैरह होती है तो। ठीक है, राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, असत्य बताना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रौंज, धौ, कुमटिया आदि राज्य में पाई जाने वाली विदेशी वृक्ष की प्रजातियां हैं, तो ये अपने क्या है, एकदम असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये अपने विदेशी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ये तो अपने स्थानीय या देशी वृक्ष प्रजातियां हैं, जानते ही होंगे, अपन सब जानते हैं कुमटिया क्या होता है ना। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे भी देख लेते हैं। किसी ने मुझे पिछले वीडियो में कहा था कि मैम है ना सारे ऑप्शंस बताया करो। ठीक है, ये नहीं कि असत्य बता दिया और अगले पे चले गए। ठीक है, तो चलिए हम सारे देख लेते हैं। राज्य में श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में शीशम के वृक्षों की प्रधानता है, तो ये अपने क्या सही हो जाएगा।
फिर है ये वेटिवर खस घास प्रमुखतः भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में पाई जाती है, ये भी सही है। अर्जुन वृक्ष एक औषधीय वृक्ष है जो राज्य के भवानी मंडी क्षेत्र में बहुतायत से पाया जाता है। चलिए, तो ये सारे अपने क्या हो गए, सही हो गए हैं। और अगर मतलब विदेशी जो प्रजाति है उसकी बात करें तो कौन सा आएगा, विलायती विलायती कीकर। ठीक है, विलायती कीकर या बबुल भी बोल सकते हैं इसको। ये अपने क्या है, विदेशी प्रजाति है जो अपने यहाँ पे काफी बहुतायत में पाई जाती है। ठीक है, विलायती कीकर या बबुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 9, सूची 1 और 2 को हमें सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सूची 1 में पार्क दे रखे हैं और अवस्थिति दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हर्बल गार्डन, तो उसमें कौन सा आ जाएगा, अजमेर। ये कहाँ पे है हर्बल गार्डन, जो ये अपने अजमेर में है। फिर आता है ऑक्सीजोन पार्क, तो ये अपने कोटा में है ऑक्सीजोन। फिर आता है बटरफ्लाई पार्क, तो ये अपने कहाँ पे आ जाएगा, अम्बेरी उदयपुर में है ये। और जैव विविधता पार्क, तो ये अपने कहाँ पे आ जाएगा, गमदर वन क्षेत्र उदयपुर में, है ना। तो ये सारे हो जाएंगे। फिर जैसे 1-2 पार्क और मैं बता देती हूँ, जैसे कैक्टस गार्डन अगर आपको पूछते हैं तो आपको कुलधरा जैसलमेर बताना है ना। और प्रकृति या फिर नेचर पार्क जो है वो कहाँ है, चूरू और लक्ष्मणगढ़ में है। फिर आपको पूछ ले कि डेजर्ट पार्क है ना, डेजर्ट थीम पर जो आधारित पार्क है वो किशन बाग जयपुर में, जहाँ सारे लोग घूम के फोटो खिंचा के आए होंगे, जरूर गए होंगे सारे किशन बाग, है ना। तो ये सारे अपने हो गए। ठीक है, तो ये देख लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र अवस्थिति में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी। ठीक है, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और उसकी अवस्थिति में से असुमेलित बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। आसोप कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये बड़ी झील उदयपुर, ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा, है ना। ये आसोप कहाँ है ये, तो ये अपने भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है ये, भीलवाड़ा में। बाकी सारे सही हैं, तो बाकी सारे भी देख लेते हैं, है ना। कोटसर संवत्सर आखेट निषेध क्षेत्र ये अपने बीकानेर चूरू में है। फिर अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क ये अपने नानता कोटा में है। और गोड़ावन प्रजनन केंद्र ये अपने रामदेवरा जैसलमेर में है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 11, दिसंबर 2025 को राजस्थान की नव सृजित रामसर साइट स्थल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी अभी करंट का अभी पार्ट बना है, तो ध्यान रखना। ठीक है, सिलीसियट झील अलवर जो है ये हमारे राजस्थान की नवसृजित रामसर साइट है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो है अब कितनी रामसर साइट हो गई है, 5 रामसर साइट हो गई है। कितनी हो गई है, कुल 5 हो गई है। पहली है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर में। ठीक है, उसको 1982 में जो है रामसर साइट घोषित किया। फिर आता है सांबर झील जो कि जयपुर में है। ठीक है, 1990 में जो है इसको घोषित किया। फिर खींचन फलौदी और मेनार जो उदयपुर में है, ये दोनों जो है अभी 2025 में ही बनी थी, है ना, जून 2025 में खींचन और मेनार। और इसके बाद अभी जो बनी है सिलीसेट झील अलवर जो है ये अपने बन गई है 5वीं रामसर साइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12, निम्नलिखित में से राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है। ठीक है, चौथी बाघ परियोजना, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना जो है ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम सारी बाघ परियोजनाएं देख लेते हैं। अपने यहाँ पे 5 बाघ परियोजनाएं हैं, तो सारी देख लेते हैं, क्योंकि देखो मतलब अभी आरपीएससी देखो आपको सबको पता है कि कैसा पेपर बना रही है, तो हमको भी उस हिसाब का पढ़ के जाना होगा, है ना। मैं चाहती तो फटाफट जैसे ये चौथी बाघ परियोजना है ये बताएं फोर्थ और चल निकल लिए आगे, है ना। पर ऐसे क्वेश्चन आंसर करने से क्या फायदा, अगर आप पेपर देख रहे हो तो कम से कम उसको डिटेल में तो देखें हम कि हाँ यार बाकी सारी चीजें हैं ये क्या है ना। तो इसलिए मैं ऐसा मतलब एनालिसिस करके लाती हूँ कि व्याख्या बताऊँ, ताकि आप लोगों को हाँ एक चीज के साथ 4 चीजें और एक्स्ट्रा समझ में आए। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए आप वेट कर लिया करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं लाऊंगी नहीं, सारे सारे टेस्ट लेके आऊंगी मैं। ठीक है, और कोई दिक्कत वगैरह कमी वगैरह होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, मैं रिप्लाई करती हूँ सारे कमेंट्स का। और अपना टेलीग्राम चैनल भी है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वो मतलब मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें डालती हूँ, ऐसे कोई फालतू चीज़ें होती नहीं है उसमें। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह भी डालती हूँ टेस्ट वगैरह की, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अपना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही दो। ठीक है, यहाँ तक आए हो तो अच्छी चीज़ें ही मिलेगी ज़रूर।
और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही थी आप लोगों को कि चौथी बाघ परियोजना जो है, ठीक है, रामगढ़ विषधारी है। तो हम पांचों जो है बाघ परियोजना फटाफट से देख लेते हैं। पहली कौन सी है? रणथंभौर है। कौन सी है? ठीक है, थोड़ा लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग आराम से सुन लीजिए, ठीक है, आवाज काफी वैसे तेज आती है। तो पहली रणथंभौर है, ठीक है। दूसरी कौन सी है? सरिस्का है, ठीक है, सरिस्का। फिर तीसरी कौन सी है? तो मुकुंदरा हिल्स है, ठीक है, तीसरी मुकुंदरा हिल्स। फिर चौथी बता ही दी मैंने, ये रामगढ़ विषधारी जो है चौथी है। ये कहाँ पे है? बूंदी में है, ठीक है, ये रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ विषधारी। और पांचवी जो है कौन सी है? वो धौलपुर करौली जो है बाघ परियोजना। कौन सी है? धौलपुर करौली बाघ परियोजना, जो कि अगस्त 2023 में बनी थी और करौली और धौलपुर जिले हैं, ठीक है, उसमें। तो पांचों बता दी। पहली, ठीक है, रणथंभौर जो कि 1973 में, दूसरी सरिस्का जो कि 1978 में, तीसरी मुकुंदरा हिल्स 2013 में, चौथी रामगढ़ विषधारी, ठीक है, बूंदी और भीलवाड़ा में, पांचवी धौलपुर करौली जो है ये अपने 2023 में बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 13, राजस्थान में बैबलर, कैस्ट्रेड सर्पेट, रेड स्परफाउल, सैंड ग्राउंड आदि पक्षी प्रजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ये सारी है ना पक्षी प्रजातियां हैं, तो ये सारी अपने कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये वहां पे पाई जाती है, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है, इसको जो है 1 नवंबर 1955, कब? 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा मिला, ठीक है, 1 नवंबर 1955 को इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14, निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है, ठीक है, असुमेलित बताना है। वन्य जीव शुभंकर और संबंधित जिला दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, चिंकारा। ये अपने क्या है? जयपुर। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चिंकारा कहाँ का? अपने श्री गंगानगर का है, ठीक है। चिंकारा कहाँ का है? गंगानगर का है ये, ठीक है। बाकी सारे जो है सही है। कुरजा पक्षी जोधपुर, ये अपने करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भट्ट तीतर या बटबड़ पक्षी जो है ये बीकानेर का है। घड़ियाल जो है ये करौली का है ना। तो ये अपने क्या है? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चिंकारा कहाँ का है? गंगानगर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 15, राजस्थान स्थित निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थलों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम में, ठीक है, पहचान करनी है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि ये पूर्व है, ठीक है, तो ये पश्चिम, इसको हमको व्यवस्थित क्रम कौन सा है देखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले है वन विहार, फिर जवार सागर, फिर बस्सी और फिर फुलवारी की नाल, है ना। तो देखो वन विहार कहाँ है अपने, ठीक है, तो ये वन विहार कहाँ पे हो जाएगा? अपने धौलपुर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? ये वन विहार धौलपुर में हो जाएगा। फिर जवार सागर जो है ये अपने कहाँ पे हो जाएगा? तो ये कोटा में हो जाएगा। फिर बस्ती जो है ये अपने चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा और फुलवारी की नाल जो है ये उदयपुर में हो जाएगा। तो ये अपना सीक्वेंस हो गया पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य बताना है इसमें, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस परियोजना के तहत 10 मरुस्थलीय और 9 गैर मरुस्थलीय जिलों को शामिल किया गया है। ये अपने क्या है? गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले सही वाले देख लेते एक बार फटाफट, ठीक है। इस परियोजना के तहत मरुधरा, अभेड़ा, माचिया आदि बायोलॉजिकल पार्कों को विकसित किया जाएगा, ठीक है, ये अपने क्या है? करेक्ट है। फिर इसको जीका जो है उसका वित्तीय सहयोग प्राप्त है और इसमें राज्य के 7 वन्यजीव अभ्यारण्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। अब जो है मैं इसकी थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, ठीक है, कि राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना जो है इसकी सहायता कौन कर रहा है? वित्तीय सहायता तो कौन कर रहा है? जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है। फुल फॉर्म भी हमें याद होना चाहिए जीका का, ठीक है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है। इसका जो दूसरा फेज है वो 2011 से 2019 तक जो है इसका दूसरा फेज चला, ठीक है। इसमें 10 मरुस्थलीय जिले थे। कितने थे? 10 मरुस्थलीय जिले थे और 5 गैर मरुस्थलीय थे। यहाँ आ गई ना गड़बड़, ये हो गई गड़बड़। देखो मरुस्थलीय जिले तो 10 सही थे लेकिन 9 नहीं, कितने? 5 जो है गैर मरुस्थलीय जिले थे, ठीक है। 5 गैर मरुस्थलीय जिले बता देती हूँ, ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और जयपुर, ठीक है। कौन कौन से? देखो सारे नीचे के ही हैं। दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा हो गया,
फिर ये डूंगरपुर हो गया, फिर ये भीलवाड़ा हो गया, फिर ये सिरोही और ये जयपुर जो राजधानी है, तो भाई राजधानी को तो लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये 5 हो गए और बाकी मरुस्थलीय तो अपने को सबको पता ही है। तो राज्य के कुल 15 जिलों में जो है ये योजना चलाई गई। कितने? 15 जिलों में, 10 मरुस्थलीय और 5 जो है गैर मरुस्थलीय जिलों में। 7 इसमें जो है वन्य जीव अभ्यारण्यों को शामिल किया गया था। तो ये सारे अपन ने देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 17। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका पोस्टमार्टम करना जरूरी, पूरा ऐसा अच्छे से डिटेल में समझ के जाए ना तो मजा आता है कि हाँ यार पेपर वेपर देखा, पेपर दिया, वरना खाली क्वेश्चन आंसर करने से तो क्या फायदा है, सही है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन 17, कर्नाटक पठार का दक्षिण भाग मैसूर का पठार है। दूसरा, पारसनाथ छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च शिखर है। और सी, मालदा भ्रंश छोटा नागपुर पठार को मेघालय पठार से अलग करता है। तो इसमें हमें सही कथन बताना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही क्या अपने करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 18। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम है। ठीक है, पर्वतीय दर्रे दे रखे हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर हमें व्यवस्थित क्रम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला आता है बॉमडिला। ठीक है, ये बॉमडिला लिखा है, फिर नाथुला, फिर लिपू लेक और फिर शिपकिला, है ना। देखो बॉमडिला जो है ये कहाँ है अपने अरुणाचल प्रदेश में, ये कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एपी लिख दिया है। फिर नाथुला तो ये अपने कहाँ है, ये अपने सिक्किम में हो जाएगा नाथुला। फिर लिपू लेक तो ये अपने उत्तराखंड में हो जाएगा, यूके, यूके मतलब उत्तराखंड। और शिपकिला जो है ये हिमाचल प्रदेश, एचपी। ठीक है, तो ये अपने पूर्व से पश्चिम क्रम हो गया। ठीक है, बॉमडिला जो है ये अरुणाचल में है, फिर नाथुला सिक्किम में है, लिपू लेक उत्तराखंड में है और शिपकिला अपने हिमाचल प्रदेश में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 19। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना। पर्वत प्रकार और पर्वत भारत जो है कौन से पर्वत किस प्रकार के हैं ये बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले वलित यानी कि नवीन पर्वत जो है वो कौन सा है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हिमालय जो है वो कैसा अपना वलित पर्वत है, वलित यानी कि ऐसे मुड़ा हुआ है ना, मोड़दार ऐसे, तो हिमालय ऐसा ही है। फिर आता है अवशिष्ट। तो अवशिष्ट तो अपन सबको पता ही है भाई अरावली। ठीक है, अवशिष्ट यानी कि जो कुछ मतलब पहाड़ियां बच गई हैं कुछ, है ना, घिस घिस के अरावली जो है काफी छोटी हो गई है। फिर आता है ज्वालामुखिया, तो ये अपने हो जाएगी राजमहल पहाड़ियां जो है ये अपने करेक्ट है। फिर आता है भ्रंशोत। ठीक है, तो भ्रंश से जो बनी है वो कौन सी बनी है, सहयाद्री, है ना, दक्षिण भारत में। तो ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20। दुआर स्थलाकृतियां स्थित है। तो ये दुआर स्थलाकृतियां जो है ये अपने कहाँ स्थित है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय जो है इसमें जो है ये दुआर स्थलाकृतियां स्थित है। ठीक है, और ये जो दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय है ये कहाँ है, काली से तीस्ता नदी जो है ना उसके बीच में, काली से तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है उसमें ये स्थित है। ठीक है, 800 किलोमीटर लंबा है ये, तो ये अपने हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से कौन से भूभाग उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि से संबंधित है। ठीक है, उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, पहला बुंदेलखंड उच्च भूमि, दूसरा विंध्यन कगार भूमि, तीसरा रोहिलखंड के मैदान और चौथा मालवा पठार। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल ए और डी जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बुंदेलखंड और जो मालवा पठार है ये अपने क्या है उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि के भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अपना उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि है इसके और कौन कौन से भाग हो जाएंगे, तो एक तो देखो बुंदेलखंड हो गया, ठीक है, एक मालवा हो गया, फिर एक अरावली भी इसका भाग आ जाता है, फिर पूर्वी राजस्थान उच्च भूमि जो है वो भी इसी में आएगा, फिर मध्य भारत जो पठार है ना, मध्य भारत पठार जो है वो भी इसी में आएगा, फिर मालवा पठार और बुंदेलखंड उच्च भूमि हमने देख ही लिया है। ठीक है, और ये जो है ना रुहेलखंड और विंध्यन ये किस में आएंगे अपने, ये अपने आ जाएंगे दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि के जो भाग हैं ये आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 22। दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के मध्य स्थित चैनल या पास कौन सा है।
तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डंकन पास जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो डंकन पास जो है ये अपने दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। फिर आता है अगर 10 डिग्री चैनल हम देखें तो ये किस पे है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो है ना, ये लिटिल अंडमान हो गया, ये कार निकोबार, इनके बीच में जो है ये कौन सा है? अपने 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। फिर अगर देखें हम कोको चैनल, तो कोको चैनल जो है वो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच है। ठीक है, ये कोको चैनल कोको द्वीप और ये उत्तरी अंडमान है, ये कोको द्वीप है, इनके बीच में ये कोको चैनल स्थित है। फिर ये अपने हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित स्थलाकृति भूदृश्य में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित बताना है तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाड़ बंजर भूमि प्रदेश ये अपने क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चाड़ क्या होता है ये मैं बता देती हूँ पहले आपको। जो असम के मैदान में उपजाऊ कृषि भूमि जो है उसको क्या कहते हैं? चाड़। ठीक है, कहाँ पे? पहली बात तो कहाँ पे? तो ये असम। असम में जो उपजाऊ कृषि भूमि जो क्षेत्र होता है ना, उपजाऊ कृषि भूमि क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं? चाड़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो बंजर लिखा है तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, बाकी सारे सही हैं तो हम उनको देख लेते हैं। तराई, अनियमित जल प्रवाह के कारण निर्मित दलदली जो क्षेत्र है उसको तराई बोलते हैं। फिर भूड़, भूड़ क्या है? बांगर प्रदेश के शुष्क भागों में छोटे छोटे जो टीले हैं उनको भूड़ कहते हैं। फिर बेट क्या है? खादर या बाढ़ युक्त जो प्रदेश है उसको क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 24, निम्न में से पूर्वांचल की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम है। ठीक है, पूर्वांचल की जो हमारे पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये जो 7 सिस्टर है, ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा मैपिंग तो वैसे थोड़ा सा खराब ही है पर फिर भी मैं समझा सकती हूँ। ठीक है, ये हमारे पूर्वी जो भारत है उसके जो ये, ठीक है, तो इसमें बोला है कि पूर्वांचल की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण हमें क्रम बताना है। तो मैं थोड़ा मैप से बता देती हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, सबसे पहले आती है अपने, पहले जो है मैं बता देती हूँ इसका सेकंड ऑप्शन जो करेक्ट है ना, सबसे पहले आएगी मिश्मी। ठीक है, फिर आती है पटकाई बूम, फिर आती है सरामती और फिर आती है मीजो। चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आएगी ये वाला जो भाग है ये कौन सा है? यहाँ पे है पटकाई बूम। कौन सी है ये? पटकाई बूम। ठीक है, पी से लिख देती हूँ मैं, पटकाई बूम। फिर आती है ये, तो ये अपने आ जाती है नागा। कौन सी है ये? नागा आ जाएगी, नागा पहाड़ियाँ। फिर आती है ये मणिपुरी पहाड़ियाँ और फिर आती है ये मीजो या लुशाई पहाड़ियाँ। ठीक है, ये नीचे जो है ये मीजो या लुशाई पहाड़ियाँ आ जाती है। ठीक है, लिख देती हूँ मैं मीजो लुशाई। ठीक है, इसके बाद ऊपर जो आती है ना, ये ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पे आएगी अपने मिश्मी, फिर अबोर, फिर मीरी और फिर डाफला, है ना, ये सारी मैंने बता दी। फिर आती है ये जो बीच वाला जो भाग है यहाँ पे आएगी ये रेंगमा और ये आ जाती है मिकिर और नीचे आती है बरेल। तो ये सारी देखो बता दी है मैंने, वापस से एक बार बता देती हूँ। ठीक है, ये पटकाई बूम हो गई। ठीक है, ये अपने नागा हो गई, ये अपने मणिपुरी पहाड़ियाँ हो गई और ये अपने मीजो या फिर जो लुशाई पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, इसके बाद जो ये ऊपर में जो दिख रही है ना, ये कौन सी है? मिश्मी। कौन सी है ये? मिश्मी है ये। फिर आती है अबोर, फिर आती है मीरी और फिर आती है ये डाफला। ठीक है, ये चार जो दिखाए हैं मैंने, ठीक है, ये चारों पहाड़ियाँ हो गई। और इसके बाद जो बीच में देखे तो अपन ये रेंगमा हो गई, ये मिकिर हो गई और ये बरेल हो गई। तो ये सारा क्रम है। ठीक है, आराम से देख लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन फटाफट से। 25, वर्कला बीच स्थित है। ठीक है, वर्कला बीच जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केरल में है ये स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26, निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, स्थानांतरित कृषि प्रकार और संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं तो इसका असुमेलित जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुमारी, ये पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, ये क्या है अपने? गलत हो जाएगा। कुमारी जो है ये स्थानांतरित जो कृषि है कहाँ पे पाई जाती है? तो ये केरल, केरल यानी कि पश्चिमी घाट हो गया ये, है ना, भारत का जो पश्चिमी घाट है वहां पे जो है ये पाई जाती है। बाकी सारे सही हैं तो हम देख लेते हैं फटाफट। पेंडा आंध्र प्रदेश, ठीक है, खील हिमालयन क्षेत्र में और बेवर जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, है ना। कुमारी जो है ये केरल में है, कुमारी केरल, कुमारी केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए,
100 सेमी समवर्षा रेखा गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्रों को अलग करती है। राज 3077, कोहिनूर, चंबल 65 आदि चावल की प्रमुख किस्में हैं। तीसरा, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। और चौथा, महाराष्ट्र और गुजरात क्रमशः देश के अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है वो अपने करेक्ट हो जाएगा। ए, सी और डी जो है ये अपने सही है। बी वाला कथन है ना, ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो, ये 3077, कोहिनूर, चंबल 65 ये किसकी, अपने गेहूं की किस्म है ना। कोहिनूर तो देखो सबको पता होगा, बाकी नहीं भी पता हो तो ये किसकी, अपने गेहूं की किस्म है, ना कि चावल की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बाकी सारे कथन अपने क्या है, सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन फटाफट। 28, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, इधर अपने संस्थान या अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं और इधर उनकी अवस्थिति दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, तो ये अपने कहाँ पे हो जाएगा, बाले हुन्नार। कहाँ पे हो जाएगा ये, बाले हुन्नार। फिर आता है गन्ना प्रजनन संस्थान, ये अपने कहाँ पे है, कोयम्बटूर में है गन्ना प्रजनन संस्थान। फिर है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये अपने कटक में है, कटक उड़ीसा में। और फिर चौथा आ जाएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 29, भारत कृषि सांख्यिकी 2024-25 के आधार पर देश के मक्का उत्पादक राज्यों के व्यवस्थित अवरोही क्रम में पहचान करनी है। अवरोही मतलब ज्यादा से कम जो है। ठीक है, अवरोही क्रम हमें पहचान करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30, निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। फसल और विश्व उत्पादन में देश का स्थान बताना है, तो असुमेलित इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चाय जो है उसमें तृतीय जो है हम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चाय में हमारा कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। कौन सा है, दूसरा। बाकी सारे सही हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो गन्ने में जो है सेकंड पे है हम। ठीक है, गन्ने में सेकंड पे हो गए, जूट में हम पहले पे है, मूंगफली में हम दूसरे पे हैं, चाय में जो है हम दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31, निम्न में से उत्तरी भारत की रबी की फसल नहीं है। ठीक है, उत्तरी भारत की रबी की फसल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अरहर जो है ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा, है ना। अरहर जो है ये खरीफ की फसल है। अरहर जो है ये उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। किसकी है ये, खरीफ की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32, भारत में आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। 46% यानी 46% जो जनसंख्या है ये अपने किस में है, कृषि और संबंध गतिविधियों में संलग्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33, गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सी योजना है, गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना। ए, इस योजना का संचालन राज्य के 27 जिलों में किया जा रहा है। बी, इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। सी, इस योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को 50 लाख रुपए, ठीक है ये 50 लिखा है, 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। उपयुक्त में से सत्य कथन बताना है हमको, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल बी और सी जो है ये अपने क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला कथन क्या है, गलत हो जाएगा। तो राजस्थान के कितने जिलों में जो है इसका संचालन किया जा रहा है, तो 41 जिले, कितने 41 जिले जो है उसमें जो है इसका संचालन किया जा रहा है। और मतलब प्रत्येक जिले से एक एक ब्लॉक का चयन किया गया है ना।
बाकी सारे तो कथन सही है ही कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसको 50 लाख रुपए मतलब दिए जाएंगे, और जो दूसरे नंबर पे आएगा ना, पहले नंबर पे जो आएगा उसको 50 लाख मिलेंगे, दूसरे नंबर पे आएगा उसको 35 लाख मिलेंगे और तीसरे वाले को 25 लाख। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो करेगा उनको जो है ये मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34, विकसित राजस्थान @2047 दस्तावेज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विकसित राजस्थान पढ़ के ही जाना है पूरा। ए, यह दस्तावेज राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा तैयार किया गया। बी, वर्ष 2047 तक राज्य के निर्यात को 10 गुना तक बढ़ाना है। और सी, इस दस्तावेज के अनुसार राजस्थान को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसमें से हमें सत्य कथन बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है वो अपने करेक्ट है। केवल ए और सी है ना, ए और सी जो है ये अपने सही है। दूसरा वाला कथन क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, कि ये जो है इसका निर्माण किसने किया है, तो राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन जो है, यानी कि रीति जो है इसने इसका, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में रीति बोलते हैं, RITI। ठीक है, रीति ने जो है इसका निर्माण किया है और किसके सहयोग से तैयार किया है, तो ये अपने नीति आयोग जो है, ठीक है, भारत का जो नीति आयोग है उसके सहयोग से इसको तैयार किया है। हमारा लक्ष्य क्या है कि 2047 तक जो है 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, और जो निर्यात है हमारा राज्य का निर्यात जो है उसको 5 गुना तक बढ़ाना है, 10 नहीं, कितना, 5 गुना तक जो है हमारा निर्यात को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये मैंने करेक्ट करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35, दोस्तों अगर वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना मुझे, और है ना सबसे ज़रूरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप देख सको, है ना, और मेरे को बताना कि मैं कैसा एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए 35, PM धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, PM धन धान्य कृषि योजना जो है ये अभी लेटेस्ट ही योजना है, तो ध्यान रखना है थोड़ा। ए, इस योजना का उद्देश्य आधुनिक कृषि पद्धतियों व टिकाऊ कृषि उत्पादन से कम उत्पादन वाले जिलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। बी, इस योजना के अंतर्गत राज्य के 12 जिलों का चयन किया गया। ठीक है, तो सत्य कथन बताना है कौन सा है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल ए सही है, बी वाला कथन क्या है, गलत है। ठीक है, ये जो योजना है कब लाई गई, तो 11 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, 11 अक्टूबर 2025 को ये योजना लाई गई। ठीक है, केंद्र की ये अपनी योजना है और इसमें देश में 100 जिलों को शामिल किया है। ठीक है, देश के, भारत के 100 जिलों को शामिल किया है, जिसमें से राजस्थान के कितने हैं, 8 जिले हैं। ठीक है, 12 जिले नहीं है, कितने हैं, 8 जिले राजस्थान के। कौन कौन से हैं, अच्छे से नाम सुनना। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। ठीक है, ये देखो, ये राजस्थान हो गया। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान वाले जिले लिए सारे। ठीक है, कौन कौन से लिए हैं, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर, और ये बीकानेर और जोधपुर, तो JBB, जे तो ये अपने हो गए, 4 जिले ये हो गए। फिर आता है नागौर, चूरू और जालोर और पाली। ठीक है, ये सारे जिले लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, जालोर और पाली। ठीक है, 8 जिले अपने राजस्थान के लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 36, हाल ही में जारी हरियालो राजस्थान महाअभियान का प्रगति रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, 23 अक्टूबर तक इस अभियान के अंतर्गत कुल 13.50 करोड़ पौधे लगाए गए। बी, इस अभियान में सर्वाधिक वृक्षारोपण जयपुर जिले द्वारा किया गया। उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा है बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल बी सही है, पहला वाला कथन क्या है अपने गलत हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा राजस्थान जो है अभियान जो है इसके लिए एक प्रगति रिपोर्ट आई थी 23 अक्टूबर को, तो इसमें क्या बताया गया कि 23 अक्टूबर तो कुल अभियान में जो पौधे लगाए गए, कितने लगाए, तो ये अपने जो ये हरियाणा राजस्थान अभियान है ना, इसमें जो है पौधे हमारे टारगेट था 10 करोड़ लगाने का, लेकिन हम उससे ज्यादा ही लगा चुके हैं। ठीक है, और ठीक है 13 करोड़ नहीं लगाए हैं, एक्चुअली मेरे को एग्जैक्ट डेटा जो याद नहीं आ रहा है कितना था, तो ठीक है, तो इसलिए, और इसमें तो सबसे ज्यादा वृक्षारोपण जो किया गया है ये अपने कहाँ पे किया है, जयपुर में किया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 37 पे।
9 अक्टूबर को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करने व संस्थागत तंत्र को मजबूत करने हेतु राजीविका ने किसके साथ जो है एमओयू किया है ना। ये एमओयू वाले क्वेश्चन अब काफी दे रही है आरपीएससी, तो देखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग जो है इसके साथ जो है राजीविका ने एमओयू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। 18 अक्टूबर को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी कर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरु नियुक्त किए हैं। ठीक है, कुलगुरु, तो इस संबंध में सही सुमेलित बताना है। ठीक है, विद्यालय और कुलगुरु, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट है। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले आता है महाराणा प्रताप कृषि जो ये जो विश्वविद्यालय है उदयपुर का, तो इसका किसको बनाया है, तो ये अपने प्रताप सिंह को बनाया है। किसको बनाया है, प्रताप सिंह को। फिर आता है, ठीक है, महाराणा प्रताप, तो कौन बना, प्रताप ही बना वहां का। ऐसे थोड़ा ट्रिक से याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। फिर जय नारायण व्यास जो विश्वविद्यालय जोधपुर में है उसका किसको बनाया है, तो प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा को बनाया है। फिर आता है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो जोबनेर में है उसका किसको बनाया है, तो प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान जो है इनको बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 39। 22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 के दौरान राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रेसलिंग के 69 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीता ना। 69 केजी जो भार वर्ग है उसमें जो है किसने जो है रजत पदक जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन अश्विनी विश्नोई जो है उन्होंने अपने रजत पदक जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए 18 अक्टूबर को रीको द्वारा घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश के पहले ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हेतु भूमि आवंटित की गई। बी प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाया जा रहा है। उपयुक्त में से सत्य कथन बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये ध्यान रखना है। ए और बी इसमें अपने दोनों ही क्या है, सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब करंट के क्वेश्चन है। 41। नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए यह प्रदर्शनी 13 से 21 अक्टूबर तक जेईसीसी सीतापुर जयपुर में आयोजित की गई। बी इस प्रदर्शनी में न्यायिक प्रक्रिया को 3 चरणों के अंतर्गत 10 जोन व मॉडल्स में प्रदर्शित किया गया। और सी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। तो इसमें से हमें सही कथन बताना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ए और बी जो है ये अपने करेक्ट है, तीसरा वाला क्या कथन अपने गलत हो जाएगा, है ना। तो ये जो नव विधान न्याय की नई पहचान जो है, ठीक है, ये प्रदर्शनी 13 से 21 अक्टूबर तक जो है जेईसीसी सीतापुर जयपुर में आयोजित की गई। और इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया था, तो अपने गृह मंत्री जो है अमित शाह जी है वो आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया 13 अक्टूबर को। ठीक है, बाकी जो है सही है ना। इसमें न्यायिक प्रक्रिया को 3 चरणों के अंतर्गत 10 जोन और मॉडल्स में जो है प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन आ जाएगा, अपने अमित शाह आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 42। राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अचरोल जयपुर में जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। सवाई जयपुर अवार्ड 2025 के संबंध में निम्न में से असंगत युग्म का चयन करना है। ठीक है, पुरस्कार और विजेता दे रखे हैं इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राजा कौमिल देव अवार्ड जो है ये हेमंत मल्होत्रा, ये अपने क्या है, असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो राजा कौमिल देव अवार्ड है ये किसको मिला है, अपने जुन हिनान को। एक मिनट में लिख देती हूँ, जुन ही हान। ठीक है, जुन ही हान जो है इनको जो है ये राजा कौमिल देव अवार्ड मिला है। ठीक है, बाकी सारे अपने क्या है, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन 44। 69वीं राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, खो खो प्रतियोगिता, बालिका खो खो प्रतियोगिता। ए इस प्रतियोगिता का आयोजन 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नैनवा बूंदी में किया गया। बी इस
प्रतियोगिता के 17 वर्ष आयु वर्ग में जयपुर की टीम विजेता रही। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन जो है, केवल बी जो है ये अपने सही नहीं है, ए वाला तो क्या सही है। ठीक है, बी वाला अपने क्या है गलत है कि देखो जो बालिका जो खो खो प्रतियोगिता हुई है इसका आयोजन कहाँ किया? नैनवा बूंदी में किया गया। ठीक है, 17 आयु वर्ग जो है ना जो टीम है उसमें कौन सी टीम विजेता रही है? तो अपने सीकर रही है। कौन सी रही है? 17 आयु वर्ग में सीकर जो है वो विजेता रही है। और 19 जो आयु वर्ग होता है ना, ठीक है, अंडर 19 और ऐसे अलग अलग होते हैं, 19 आयु वर्ग जो है उसमें जो है जयपुर विजेता रही है। ठीक है, तो 17 में तो कौन सी रही है? 17 सीकर। ठीक है, 17 सीकर और 19 जो है उसमें जयपुर रही है। और दोनों में ही जो मतलब उप विजेता यानी कि दोनों में सेकंड नंबर पे हारी कौन है? तो कौन है? हनुमानगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 4 से 6 जनवरी 2026 तक राजस्थान डिजीफेस्ट हाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा 4 से 6 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। 8 से 13 अक्टूबर तक नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के पहले चरण के तहत राजस्थानी दल किस देश के दौरे पर रहा? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, तो इसमें अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो उदयपुर है वहां पे अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। निम्न में से राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष की पहचान कीजिए जो विधानसभा में उपाध्यक्ष नहीं रहा। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, नरोत्तम लाल जोशी जो है ये अपने करेक्ट है ना। देखो, राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष भी रहे, क्या रहे? उपाध्यक्ष। तो कौन कौन हो जाएंगे? देखो, निरंजन नाथ आचार्य है ना, पूनम चंद बिश्नोई, ठीक है, गिरिराज प्रसाद तिवारी, शांतिलाल चपलोत, समर्थ लाल मीणा, ये जो है ना पांचों ये अपने क्या रहे? उपाध्यक्ष भी रहे। फिर से नाम रिपीट करती हूँ एक बार, निरंजन नाथ आचार्य, ठीक है, सबसे पहले निरंजन नाथ आचार्य, फिर पूनम चंद बिश्नोई, फिर गिरिराज प्रसाद तिवारी और फिर शांतिलाल चपलोत और समर्थ लाल मीणा, है ना। तो ये पांचों जो है अपने अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49। किस विधानसभा के समय से पूर्व भंग होने पर राजस्थान में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए? ठीक है, तो पहली बार मध्यावधि चुनाव कब हुआ है? तो इसका जो है आप मुझे कमेंट करके बताओगे आंसर कि पहली बार मध्यावधि चुनाव कब हुए। देखते हैं कौन कौन सही बताता है ना। तो ये अपना क्वेश्चन 49 जो है आपको खुद आंसर बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 50। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, असत्य बताना है अपने को इसमें से। पहला, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति की दशा में विधानसभा में पूर्व निर्धारित उपाध्यक्षों की तालिका में शामिल 10 सदस्यों में से क्रमशः उपस्थित सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। बी, विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण राज्यपाल करता है। और सी, विधानसभा अध्यक्ष नई विधानसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। इसमें से अपने को असत्य कथन बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, केवल ए जो है ये सही है। ठीक है, ये मतलब असत्य हो जाएगा, बाकी दोनों कथन क्या है अपने सही है ना। देखो, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही पद रिक्त अगर हो जाता है तो क्या होगा? तो क्या होता है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है वो सदन की अध्यक्षता करता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है वो कौन करेगा? वो जो है सदन की अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 51। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ नीचे दे रखा है, सेकंड ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए अपन मिलान कर लेते हैं फटाफट से। चलिए देखते हैं, अपन मिलान करते हैं। सबसे पहले आता है सर्वाधिक सत्र वाली विधानसभा, तो इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा 5वीं विधानसभा जो है उसमें जो है सर्वाधिक सत्र हुए हैं। कितने हुए हैं? 13। ठीक है, कितने सत्र आयोजित हुए थे? 13। चलिए नेक्स्ट, न्यूनतम सत्र वाली विधानसभा, तो ये अपने कौन सी हो जाएगी? 6ठी विधानसभा जो है
वो अपने न्यूनतम सत्र वाली हो जाएगी। ठीक है, कितने 6 सत्र हुए। फिर आता है सर्वाधिक बैठकों वाली विधानसभा, बैठकें जो है सबसे ज्यादा किसमें हुई, तो ये आ जाएगा अपने दूसरी विधानसभा जो है उसमें जो है सर्वाधिक बैठकें हुई। ठीक है, कितने 306 बैठकें हुई। कितने 306 बैठकें। फिर आता है न्यूनतम बैठकों वाली विधानसभा, तो ये अपने 9वीं विधानसभा हो जाएगी जिसमें 95 यानी 95 जो है खाली बैठकें हुई है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। 52 क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान विधानसभा में पारित गैर सरकारी विधेयक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, द राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन विधेयक 2023 ये क्या है अपने गैर सरकारी विधेयक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार जनलेखा समिति में आकस्मिक रिक्ति की दशा में अधिकतम कितने सदस्यों का अध्यक्ष द्वारा मनोनयन किया जा सकता है। ठीक है, तो कितने कर सकता है मनोनीत, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 5 जो है वो सदस्यों का जो है अध्यक्ष द्वारा मनोनयन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन जो है थोड़े से मतलब लेंथी होते हैं, बड़े होते हैं, तो आराम से उसको पढ़ना है। ठीक है, घबराना नहीं है देख के, बहुत इजी होते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अनुच्छेद 189(3) जो है वो अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कितनी बार राजस्थान विधानसभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार बनाई। ठीक है, क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं हम। ठीक है, आराम से पढ़ो। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात हो रही है, उसने राजस्थान में कितनी बार राजस्थान विधानसभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार बनाई है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन जो है ये 2 बार जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाजपा ने जो है 9वीं और 10वीं विधानसभा थी। ठीक है, कौन कौन सी 9वीं और 10वीं विधानसभा थी, उसमें अस्पष्ट बहुमत के बावजूद जो है अपनी सरकार बनाई। मतलब स्पष्ट बहुमत नहीं था, मान लो अगर 100 चाहिए बहुमत तो 100 नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, तो उन्होंने गठबंधन से फिर उन्होंने सरकार बना ली। कौन सी 9वीं और 10वीं विधानसभा में। और अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो 4थी और 15वीं विधानसभा में। कौन सी 4थी और 15वीं विधानसभा जो उसमें जो है इसने अस्पष्ट बहुमत के बावजूद जो है अपनी सरकार बनाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 56, राज्य विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है। बी, इनका निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से खुली मतदान प्रणाली से होता है। उपयुक्त में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन। केवल ए जो है वो करेक्ट है, बी वाला क्या है गलत हो जाएगा, है ना। जो अपनी जो विधानसभा है ना, विधानसभा में सदस्यों का जो है निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, जो कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है। और सदस्यों का निर्वाचन जो है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से गुप्त मतदान प्रणाली से होता है ना, खुली नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा गुप्त मतदान। ठीक है, आप जब वोट देने जाते हो तो उसमें क्या मतलब सबको दिखा के वोट करते हो कि भाई मैंने इसको वोट किया, उसको नहीं, गुप्त होता है ना, एक बॉक्स बना हुआ होता है, फिर उसमें जाके अपन वोट करते हैं, तो वो कौन सी तरीका होता है गुप्त मतदान होता है। ठीक है, तो ये अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 58, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य की दल बदल संबंधी अयोग्यता के किसी प्रश्न पर उसकी सदस्यता का निर्णय कौन करता है ना। दल बदल पर जो है सदस्यता का निर्णय कौन करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो क्या है दल बदल संबंधी अयोग्यता का निर्णय करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 58, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार नेता प्रतिपक्ष पद पर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, लक्ष्मण सिंह जो है, लक्ष्मण सिंह वो जो है 4 बार जो है राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। कौन लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 59, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के यानी कि 332 ए जो है उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला,
यह अनुच्छेद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 4 द्वारा अंतस्थापित किया गया था। बी, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के 1/4 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। और सी, यह आरक्षण प्रभावी होने के बाद 15 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। उपयुक्त में से सत्य कथन की हमें पहचान करनी है, तो इसका करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। केवल ए सही है, बी और सी अपने क्या है गलत हो जाएगा, है ना। जो अनुच्छेद 332 क जो है, कौन सा 332 क यानी कि 332 ए जो है, ये क्या है, राज्यों की विधानसभा जो है उसमें महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण है। ठीक है, जो विधानसभा जो होती है ना, वहां पे अब महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। ठीक है, अभी तक SC ST को ही मिलता था सिर्फ, अभी महिलाओं को भी मिलेगा। और ये कौन से अधिनियम से जोड़ा है, ठीक, कौन से संविधान संशोधन से, तो 106वां संविधान संशोधन जो 2023 में हुआ, उसकी धारा 4 जो है उससे जो है ये अंतस्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान है कि जो प्रत्येक राज्य जो है उसकी जो विधानसभा है वहां पे महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। इसमें क्या प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है वहां पे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो भी सीटें भरी जाएगी उसमें 1/3 है ना, 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ठीक है, कितनी 1/3 सीटें जो है अपने आरक्षित की जाएगी, तो ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा विधायकों की दल बदल संबंधी अयोग्यता हेतु निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ अनुच्छेद 191(2) जो है ये अपने जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी ST की कितनी महिलाएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, 3 महिलाएं हैं ST की। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें कि राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक है, तो कितनी अपने 21 है। ठीक है, कितनी है 21 है, जिसमें से बीजेपी की कितनी है अपने 10, कांग्रेस की है 9 और निर्दलीय कितनी है 2। ठीक है, बीजेपी की 10, ठीक है, कांग्रेस की 9 और 2 जो अपने क्या है वो हो जाएगी निर्दलीय हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको नाम पूछे महिलाओं के तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, ST की तीनों महिलाओं के, एक तो हो जाएगी शांता अमृतलाल मीणा, फिर आता है शिमला देवी, शायद शीला देवी होगा, मेरे को नाम ध्यान नहीं है। ठीक है, शिमला देवी, और तीसरी आ जाती है अपने रमीला खड़िया। ठीक है, तो ये 3 महिलाएं जो है अपने ST जनजाति की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन रही, प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष जो है कौन रही, उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वसुंधरा राजे जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ये अपने 13वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनी थी, कौन सी 13वीं विधानसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63, भारत के संविधान के संशोधन के अनुसमर्थन के संदेश के संबंध में राज्य विधानसभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, थोड़ा आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, है ना, ऐसे स्पीड में चला के मत देखो। ठीक है, आराम से पढ़ो। ए, यदि अध्यक्ष द्वारा जब सदन सत्र में हो तो संसद के किसी सदन में संविधान के अनुच्छेद 368 के परंतु के अधीन संविधान के किसी संशोधन के अनुसमर्थन के लिए संदेश प्राप्ति हो तो वह इसके पश्चात होने के पश्चात शीघ्रतीश सदन को संदेश की सूचना देगा और उसे सदन के पटल पर रखेगा। बी, यदि प्रमुख शासन सचिव संदेश प्राप्ति के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक स्थिति में इसके प्राप्त होने की तारीख से 3 दिन के भीतर उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा। ठीक है, उपयुक्त में से सही कथन बताना है हमको, तो इसका करेक्ट आंसर है अपने सेकंड ऑप्शन, केवल बी जो है ये अपने क्या सही है, पहला वाला कथन क्या है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 64, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, औदक दुर्ग काकनवाड़ी दुर्ग, ये अपने क्या है गलत हो जाएगा, है ना। काकनवाड़ी जो दुर्ग है ये अपना किस टाइप का है, वन दुर्ग है या फिर गिरी दुर्ग है ना, वन या गिरी दुर्ग। बाकी सारे सही हैं, देख लेते हैं एरन दुर्ग। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जो कैसा एरन है। ठीक है,
नागौर दुर्ग धानवन दुर्ग में आता है, चौमू का किला स्थल दुर्ग है और काकनवाड़ी अपन ने देख ही लिया वन और गिरी दुर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 65। निम्न में से अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप किस दुर्ग में अवस्थित थी? ठीक है, शारदा तोप, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, खंडार का किला जो है वहां पे अपने क्या है, शारदा तोप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 66। खेतड़ी महल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, खेतड़ी महल की बात हो रही है। ए, इसका निर्माण 1770 में ठाकुर अजीत सिंह ने करवाया था। बी, इस महल से प्रभावित होकर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया। सी, इस महल का रैंप नुमा ढांचा है। ठीक है, उपयुक्त में से सत्य कथन हमें बताने हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल बी और सी जो है ना, बी और सी सही है, ए वाला क्या है अपने गलत है। ठीक है, ये जो है खेतड़ी महल, इसका निर्माण किसने कराया था? तो 1770 में तो करवाया था, पर किसने कराया? किसने कराया? तो भोपाल सिंह ने कराया था। ठीक है, किसने? भोपाल सिंह जो है, उन्होंने जो है इसका निर्माण कराया। ठीक है, 1770 में। और ये खेतड़ी महल जो है, इसको झुंझुनू का हवा महल या शेखावटी का हवा महल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? झुंझुनू या शेखावटी का हवा महल। और यह महल खेतड़ी में स्थित नहीं है, ये झुंझुनू में है। ठीक है, नाम इसका भले ही खेतड़ी महल है, लेकिन खेतड़ी में स्थित नहीं है, कहाँ पे? झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, और ठीक है, और क्या है कि इसका जो रैंप नुमा ढांचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 67। निम्न में से बटनेर दुर्ग के संबंध में सही कथन है। ठीक है, बटनेर दुर्ग, पहला, इसे उत्तरी भड़ किवाड़ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, उत्तरी भड़ किवाड़। दूसरा, इस दुर्ग में 52 विशाल बुर्जे व 52 ही जलकुंड स्थित है। सी, इसमें जोधपुर के मालदेव ने मनोहर पोल नामक दरवाजा बनाया। इसमें से हमें सही कथन का चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, केवल एक और दो, है ना, एक और दो जो है वो सही है। ठीक है, तीसरा वाला क्या है अपने गलत हो जाएगा। जो अपना भटनेर दुर्ग है, ठीक है, ये अपने धानवन श्रेणी के दुर्ग में आता है। ठीक है, धानवन, ठीक है, धानवन तो पता ही है ना आपको। धानवन यानी कि जो अपने मरुस्थल जो क्षेत्र होता है उसके बीच में जो दुर्ग होते हैं उनको धानवन श्रेणी में बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो 3री सदी में जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने कराया। तो किसने इसका निर्माण कराया? तो भूपत ने। ठीक है, भाटी राजा भूपत ने जो है इसका निर्माण कराया। और इसे जो है उत्तरी सीमा का प्रहरी भी बोलते हैं, उत्तरी भड़कीवाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी भड़कीवाड़ या उत्तरी सीमा का प्रहरी भी बोलते हैं। और इस दुर्ग में लगभग 52 बीघा भूमि है, 52 ही विशाल बुर्जे हैं और 52 ही जो है कुएं भी स्थित है। ठीक है, सब 52 है। और इसमें जो है ये जो मनोहर जो पोल है, ठीक है, मनोहर पोल किसने बनवाया है इसको? तो राव मनोहर कछवा जो है, ठीक है, किसने बनवाया है? ठीक है, मनोहर जो पोल है ये किसने बनाया? राव मनोहर कछवाहा। ठीक है, उसने जो है ये राव मनोहर कछवाहा जो है उसने ये बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 68 पे। सिवाना के किले का निर्माण किसने कराया? है ना, सिवाना का किला। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वीर नारायण पवार जो है ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा। है ना, थोड़ा सा जो है सिवाना के दुर्ग के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ पे है ये। बाड़मेर जिले में है ये। छप्पन का पहाड़ नामक पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां पर हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? बाड़मेर में है। पहाड़ी कौन सी है? तो हल्देश्वर। ठीक है, हल्देश्वर पहाड़ी जो है उस पर जो ये सिवाना दुर्ग है, इसको अलखणो सिवाणो कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, कुमट दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर कुमट नामक झाड़ी जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है। और ये जालोर किला जो है उसका सहायक दुर्ग था। ठीक है, और इस किले में जो है कल्ला रायम लोथ का थड़ा पाया जाता है। ठीक है, मतलब कोई जगह होगी आई थिंक। ठीक है, महाराणा अजीत सिंह का दरवाजा और हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी जो है ये पाया जाता है। ठीक है, तो कल्ला रायम लोथ जो है उनका थड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 69। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों के जोड़ों में से कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है? ठीक है, तो ए आ जाएगा गागरोन और रणथंभौर का किला। बी, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और मेहरानगढ़ किला। सी,
जयपुर की चार दीवारी वाला शहर और जंतर मंतर, और डी कुंभलगढ़ और जैसलमेर का किला। तो इसमें से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कौन सा शामिल है ये हमें बताना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ए, सी और डी जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। अपने राजस्थान के जो है 9 स्थल जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। कितने हैं? 9। ठीक है, फटाफट से बता देती हूँ किले। ठीक है, किले कौन कौन से हैं? ठीक है, 2013 में शामिल किए थे किले, है ना। जैसे आम चीकू गाजर वाली जो ट्रिक है उसके तहत देखे तो जैसलमेर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, आमेर हो गया और रणथंभौर हो गया। ठीक है, फिर कुंभलगढ़ और फिर गागरोन, ये सारे तो किले जो है शामिल किए थे। ठीक है, 6 किले शामिल किए थे। कौन कौन से हो गए? ठीक है, जैसलमेर, चित्तौड़, आमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और गागरोन जो है ये जो है 6 किले शामिल किए 2013 में। इसके बाद 2019 में तो है जो जयपुर परकोटा है ना, जयपुर परकोटा या जो जयपुर की चार दीवारी जो है ना, उसको जो है 2019 में शामिल किया। फिर जो हमारे वेधशाला है जंतर मंतर, उसको जो है 2010 में शामिल किया ना, जंतर मंतर सब लोग घूमने गए होंगे। ठीक है, तो उसको 2010 में शामिल किया। और हमारा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको जो है 1985 में शामिल किया। तो ये देख लो इतनी सारी चीजें, कुल जो 9 जो है चीजें शामिल की है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 70, निम्न में से जयपुर शहर के बीचों बीच स्थित सरगासूली का निर्माण किसने करवाया? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ईश्वरी सिंह जो है, उन्होंने जो है ये सरगासूली या फिर ईसर लाड का निर्माण कराया। ठीक है, इसको ईसर लाड भी बोलते हैं, ईसर लाड भी बोलते हैं, और इसका निर्माण अपने ईश्वरी सिंह ने कराया। ठीक है, ठीक है, सरगासूली बोल देते हैं, ईसर लाड बोलते थे, स्वर्ग भेदी मीनार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये 60 फीट ऊंची जो है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। 71, किलकिला, जमजमा और नुसरत नामक प्राचीन तोपे किस दुर्ग में है? कौन कौन सी किलकिला, जमजमा और नुसरत, ये तोपे जो है कौन से दुर्ग में है? काफी बार ये क्वेश्चन आया भी है पहले। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग में जो है ये स्थित है। ठीक है, और भी यहाँ पे है। ठीक है, किलकिला हो गई, शंभू बाण हो गई, गजनी खां हो गई, है ना, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, है ना, धुरधानित, बिच्छू बाण, ये सारी जो है गजक, ये सारी जो है अपने मेहरानगढ़ दुर्ग जो है जोधपुर में है वहाँ पे स्थित है। और पुस्तक प्रकाश केंद्र जो है पुस्तकालय भी स्थित है। कौन सा? पुस्तक प्रकाश। ठीक है, पुस्तक प्रकाश अगर पुस्तकालय पूछ ले भी कहाँ पे स्थित है, तो ये अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 72, निम्न में से किस दुर्ग में सूरत प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन नाहरगढ़ में जो है ये स्थित है। ठीक है, नाहरगढ़ का जो नाम है क्या है, सुदर्शनगढ़ भी है इसको। ठीक है, सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं। देखो, अगर नाहरगढ़ किले का निर्माण पूछे कि किसने बनाया है तो सवाई जयसिंह बताना है। क्या बताना है? सवाई जयसिंह। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि भाई इसमें जो 9 महल है ना नाहरगढ़ में, आप जाओगे घूमने तो देखना एक ही जैसे 9 महल बनवाए हैं, तो वो किसने बनवाए हैं? तो वो सवाई माधो सिंह ने बनाए। किसने? माधो सिंह ने बनाए हैं। 9 महल माधो सिंह ने बनाए हैं, लेकिन किले का निर्माण जो है ये जयसिंह ने करवाया है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और नाहरगढ़ को जो सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73, भीलवाड़ा जिले में किस स्थान पर पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध मंदाकिनी मंदिर स्थित है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिजोलिया जो है ये अपने करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, निम्न में से सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, चमना बावड़ी भीलवाड़ा, ये अपने क्या है करेक्ट है। बाकी सारे क्या है गलत है। तो फटाफट से बाकी सारे भी देख लेते हैं। चांद बावड़ी, ये कहाँ है अपने? चांद बावड़ी जोधपुर में, कट है जोधपुर में। ठीक है, इसके बाद आता है पन्ना मीणा की बावड़ी, तो ये अपने कहाँ है? आमेर में है। ठीक है, सारे लोग घूमने गए होंगे पन्ना मीणा की बावड़ी तो। ठीक है, आमेर जयपुर में है। फिर आता है धाबाई कुंड, तो ये अपने कहाँ है? बूंदी में है। ठीक है, बूंदी में। तो ये सारे सही हो गए। ठीक है, जमुना बावड़ी जो है ये भीलवाड़ा में है अपने। फिर चांद बावड़ी ये जोधपुर में है। पन्ना मीणा बावड़ी ये अपने आमेर में है, और धाबाई कुंड जो है ये अपने बूंदी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75, निम्न में से किस दुर्ग में वर्षा जल संचय हेतु 52 कुंडों का निर्माण करवाया गया?
तो इसका करेक्ट है फोर्थ ऑप्शन। अभी हमने देखा था कि भटनेर दुर्ग जो है वहां पे 52 ही क्या है, 52 बीघा भूमि है, ठीक है, 52 जो है कुंड है ना, 52 जो है वो बुर्ज है, तो ये अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या है अपने सत्य नहीं है। बाकी जो अपने सारे सही हैं, ठीक है। देखो सत्य क्यों नहीं है, देखो राजा मानसिंह प्रथम की याद में इसका निर्माण करवाया गया, तो ये अपने क्या है गलत हो जाएगा, ठीक है। किसकी याद में करवाया, तो मानसिंह की जो पत्नी है ना कनकावती, उसने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। किसकी याद में, जगत सिंह है ना, जगत शिरोमणि है तो देखो जगत सिंह नाम होगा, जगत सिंह जो है उसकी याद में बनवाया था, ठीक है। बाकी सारे देख लेते हैं। रानी कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण कराया, सही है एकदम। इसमें सुंदर गरुड़ मंडप है, सही है। और मंदिर आमेर में स्थित है, ये भी अपने क्या है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77, श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। ए, इसका मध्य भाग गोलाकार जैन गुंबद से ढका हुआ है। बी, इसका निर्माण कुंभा की कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी वेलक ने करवाया था। सी, इस मंदिर की योजना गोलाकार है। और डी, इसके चारों ओर 4 पंख निकले हुए हैं। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा जो है ये अपने क्या है सही है। ये और तीसरा वाला क्या है, इस मंदिर की योजना गोलाकार है, ये अपने क्या है गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 78, बारडोली के कटेश्वर मंदिर में शिव के किस रूप को उत्कीर्ण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। शिव का जो नटराज जो स्वरूप है उसको जो है बारडोली जो है उसमें उत्कीर्ण किया गया है। बारडोली के मंदिर कहाँ है, अपने चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 79, राजस्थान की सबसे पहला समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन जो है झालरापाटन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शीतलेश्वर महादेव जो मंदिर है ये अपने कहाँ पे है, ये तिथि युक्त सबसे पुराना मंदिर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा समयांकित नहीं, ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा। क्या लिखा आएगा कि तिथि युक्त राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, ठीक है, जिसपे तिथि उत्कीर्ण मतलब लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है, तो वो कौन सा है अपना शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन जो कहाँ है झालावाड़ में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 80, दुर्गादास राठौड़ को किसने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जेम्स टॉड जो है इन्होंने जो है दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। थोड़ा सा दुर्गादास राठौड़ के बारे में भी देख लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ है कहाँ पे हुआ, तो सालवा गांव, कौन सा है सालवा गांव मारवाड़ में, वहां पे इनका जन्म हुआ, ठीक है। ये जसवंत सिंह के मंत्री थे, आसकरण उनके पुत्र थे, तो पिता कौन थे, आसकरण, ठीक है, आसकरण के पुत्र थे और ये भी जसवंत सिंह की सेना में रहे थे, ठीक है। जेम्स टॉड जो है इन्होंने इनको राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। और जीएच ओझा है ना गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है इन्होंने क्या कहा है, इनको मारवाड़ का अन्न बिंदिया मोती कहा है, ठीक है। तो दोनों याद रखने हैं, जीएच ओझा ने क्या कहा है, मारवाड़ का अन्न बिंदिया मोती, और जेम्स टॉड ने अपने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 81, दोस्तों मजा तो आ रहा है ना पेपर में, कि ऐसा तो नहीं कि बोरिंग फील हो रहा है ना, तो बोरिंग फील करने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखो इजी भी है और कुछ हार्ड भी है, थोड़े आपको लग सकते हैं, पर देखो पेपर तो ऐसा ही आएगा और मेरे हिसाब से एसआई का पेपर तो इससे भी थोड़ा टफ आ सकता है ना। आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। और आज देखो है ना, मैं देख रही थी टेलीग्राम, तो वहां पे अभी सरकार ने 1 लाख जो है सरकारी नौकरियों की घोषणा की है, जिसमें कुछ तो अभी चल ही रही है, अभी जनवरी में रेट वगैरह का है, ठीक है, आपका एसआई का है उसमें। और एसआई के बाद आरएएस की भी आने वाली है, मई में बता रहे थे उसका पेपर होगा मई में, फिर जून में कांस्टेबल है, तो मतलब आपके तो अभी लाइन लगी हुई है, ठीक है, आप तैयारी कंटिन्यू रखो, एसआई का पेपर दो। फिर दिसंबर में वीडियो भी बता रहे थे, अच्छी पोस्ट आएगी वीडियो की भी है ना, 3,500-4,000 के लगभग आएगी। और ये एलडीसी का भी है 10,000 पदों पे आएगी। तो बस तैयारी कंटिन्यू रखो, देखो 1 साल पढ़ लो फिर मतलब फ्यूचर सेट है ना। चलिए तो अपन क्वेश्चन 81 पे थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भामाशाह कौन थे जिन्होंने राजस्थान का लौह पुरुष भी कहा जाता है?
है ना, राजस्थान का लौह पुरुष, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दामोदर दास राठी जो है, ठीक है, इनको जो है राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है और इनका जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ, तो पोखरण जैसलमेर में जो है इनका जन्म हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 82, सत्याग्रह मीमांसा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? सत्याग्रह मीमांसा, तो इसका करेक्ट है सेकंड ऑप्शन, सिद्धराज ठड्डा जो है इन्होंने जो है इसका प्रकाशन किया, ठीक है, और इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था सिद्धराज ठड्डा जी का, तो जयपुर में इनका जन्म हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83, अल्लाह जिलाबाई के संदर्भ में असत्य कथन है, ठीक है, अल्लाह जिलाबाई की बात हो रही है तो असत्य बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2015 में इन्हें राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया, ये अपने क्या है गलत हो जाएगा, ठीक है, इनको जो है 2012 में राजस्थान रत्न मिला। कब मिला? 2012 में मिला है। बाकी सारे कथन फटाफट से देख लेते हैं। गायकी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री अवार्ड दिया, ठीक है, ठीक है, कब? 1982 में जो है पद्मश्री मिला। फिर बीबीसी लंदन कोर्ट द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड जो है वो भी मिला। फिर केसरिया बालम आवो ने पधारो हमारे देश को प्रसिद्धि दिलाई, ठीक है, तो 82 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न और बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला है। वो कब मिला? तो ये अपने 1983 में मिला, ठीक है, कोर्ट सिंगर अवार्ड ये कब मिला? अपने 1983 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में झुंझुनू से महिला समूह को नेतृत्व करने वाली महिला क्रांतिकारी जिन्हें 4 माह का कारावास हुआ, तो वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, दुर्गावती देवी जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताना आप मेरे को, कितने लोग देखें सही करते हैं। वागड़ की मीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी दिया है उसका भी आंसर आप लोगों को बताना है, और ये वागड़ की मीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86, किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित हैं, इन बिंदुओं को शीर्ष से लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं जहां प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास है। ऐसे सभी संभव समकोण त्रिभुजों का संख्या है, ठीक है, तो कितने जो है समकोण त्रिभुज होंगे, तो ये हमें बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 24 बनेंगे। कितने बनेंगे अपने? 24 बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87, दी गई दो संख्याओं तथा दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने के पश्चात क्रमशः समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान क्या होंगे? तो इसका, ठीक है, तो ये पहला वाला दे रखा और दूसरा, तो इनका मान क्या होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है, आप लोग है ना कॉपी पेन लेके आराम से इसको सॉल्व करना, ठीक है, क्वेश्चंस को। चलिए क्योंकि अब वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा तो इतना सॉल्व नहीं करा पाऊंगी मैं, है ना। निम्न में से निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, इसमें अपने को त्रिभुज बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कुल 11 त्रिभुज बनेंगे इसमें, ठीक है, आराम से बैठ के बनाते रहना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89, निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक ज्ञात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या आएगा ये हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 200 जो है यहाँ पे आंसर आएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90, यदि किसी विशेष कोड में 64 और 343 के रूप में लिखा गया है और 216 और 729 के रूप में लिखा गया है, तो उस कोड में 512 को किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, कितना है? 1331 जो है ये अपने क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91, ए बी ई जी पी एल और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एल के दाईं ओर से गिनने पर पी और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एम एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, ई जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है,
बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92। एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है, बी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, है ना। तो बी के विपरीत हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन ई जो है बी के विपरीत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 93। ए का 18% बराबर बी का 24% तथा बी का 15% बराबर सी का 12%, तो ए सी का कितना प्रतिशत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 94। किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता उम्मीदवारों को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ। यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार हो तो बताएं कुल कितने मत डाले गए यदि जीत और हार का फैसला 1800 मतों से हुआ हो तो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 20,000 मत जो है अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 95। किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है, अंश में 32% की वृद्धि तथा हर में 75% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणाम भिन्न जो है ये 12/25 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न कितना है, ठीक है, ये 12/25 लिखा है ना। तो प्रारंभिक भिन्न कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 96। नवीन अपना बैट बल्ला जो होता है ना और बॉल बबलू को बेचता है, उसे बैट पर 20% लाभ मिलता है, किंतु बॉल जिसके लिए उसने बैट का आधा मूल्य दिया था को 20% हानि पर दे देता है। संपूर्ण व्यवहार में उसे 20 रुपए का लाभ होता है, तो बैट और बॉल का कुल क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है 300 रुपए, ये अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97। किसी वस्तु के मूल्य में 8% वृद्धि दर्ज की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपए हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है ये अपने क्या है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 98। किसी परीक्षा में 1100 लड़के व 900 लड़कियां बैठी हुई थी, यदि 60% लड़कियां व 50% लड़के उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हो तो बताओ उस परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इतने जो है विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हो गए हैं, कितने 54.5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं, यानी कि फेल हो गए हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99। किसी संख्या में 16 2/3% की वृद्धि करने पर 4200 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या में 16 2/3% की कमी कर दी जाए तो कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा हमें, का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3000 जो हमें प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट, और ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है। पहली संख्या का 5% तथा दूसरी संख्या का 4% का योग पहली संख्या का 6% तथा दूसरी संख्या का 8% के योग का 2/3 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये अपने करेक्ट हो जाएगा 4:3 जो है ये अपना करेक्ट है आंसर। चलिए दोस्तों, तो ये अब मैंने सारा आपको माइनर टेस्ट 3 करा दिया है। ठीक है, इसको आराम से देख लो आप लोग। ठीक है, और कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, है ना। ऐसा नहीं कि खुद ही खुद अकेला अकेला देख रहे हो। ठीक है, दोस्तों तक शेयर करना, और कैसा पढ़ा रही हो ये जरूर बताना। और 2 क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे, ठीक है, उनका आंसर देना आप लोग मुझे, तो पता तो चले कि भाई हाँ आप लोग भाई वीडियो अच्छे से देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, कि ऐसे ही नहीं कि हाँ खाली थोड़ा सा देखा और छोड़ के चले गए। और अच्छे से जम के तैयारी करो। ठीक है,
कोई क्वेश्चन में मतलब आपको ये इसलिए नहीं लाया गया है पेपर कि हाँ आप देखो कि यार कैसा हार्ड आ रहा है, नहीं इसलिए नहीं है, ठीक है। आप अपना एनालिसिस करो कि यार कौन से पोर्शन में मैं अभी भी मतलब वीक हूँ, ठीक है, कहाँ मेरी कमी आ रही है, मेरे को याद नहीं है, यार मैंने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है। तो अभी अप्रैल में है पेपर, जब तक काफी टाइम है, तो जम के करो, ठीक है। बाकी मैं सारे टेस्ट तो ला ही रही हूँ। और हिंदी का एक मेरे को बता देना कि लाना है कि नहीं लाना है। अगर लाना है तो फिर मैं ये रीट वाला पेपर हो जाएगा, इसके बाद मैं हिंदी का भी ले आऊंगी। तो कमेंट करके मेरे को बताना। और पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल है ही, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अपन अगले टेस्ट के साथ। धन्यवाद।